सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 है हिस्ट्री की, उसके 8 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। दोस्तों, इस वीडियो में है जो महान राजा हुए थे जो हमारे भारत में, अशोका के बारे में ये चैप्टर है पूरा का पूरा। अशोका से आपको पता चल गया होगा, हम मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं जिसने युद्ध को मतलब गिव अप कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। समझ पा रहे हो? उन्हें उसको एहसास हो गया था कि राजा एक, मान के चलो, उसने जो खून खराबा था या फिर वार था, उनसे संन्यास लेके वो कहीं ना कहीं साधु की, ब्राह्मण की जिंदगी जीने लगा था। समझ पा रहे हो? इस फेज को पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों हम जो इसका व्यू लेते हैं, इससे पहले थोड़ा जो महाजनपद हुए थे और जो मगध किंगडम हुआ था उसके बारे में थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हम अशोका के बारे में पढ़ पाएंगे। ये दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट है जो हम पहले वीडियो से शुरुआत करने से पहले जो हम आपको व्यू देते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं होता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज पता चलते रहे और आप कहीं ना कहीं भटको नहीं। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो था महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। समझ पा रहे हो? हमने जो उसके कंटेम्परेरी जो दो टू रिलीजन थे, बुद्ध और जैना के बारे में पढ़ा था। हमने दोस्तों जो महाजनपद था उसके बारे में पढ़ा। जो जन थे कई सिंगल यूनिट पे रहते उनको जना बोला थे, और जो जनपद थे कई जनों से मिलकर जनपद के रूप में हुआ। समझ पा रहे हो? फिर ये ही जन आपस में सुपरमेसी के लिए लड़ते थे, हमने पढ़ा, फिर वो महाजनपद कहलाए। समझ पा रहे हो? हमने देखा था जो 16 महाजनपद थे, वो जो कुरु थे, मगध थे, सुरसेना थे, कंबोज था, वज्जी था। समझ पा रहे हो? और ऊपर कंबोज था। समझ पा रहे हो? ये हमने पढ़े थे। इसके इन 16 महाजनपदों के साथ में जो कंटेम्परेरी और 16 महाजनपद थे वो कहीं ना कहीं किसके रूप में थे, जो मान के चलो जना में भी हो सकते हैं और जनपद के रूप में भी हो सकते हैं। ये कहाँ पे थे? इसके कंटेम्परेरी, इसके समकालीन जो ये इंडिया में थे, ये तो 16 महाजन। समझ पा रहे हो? ये 40, इसके साथ साथ में जो हम सेंट्रल एशिया पढ़ा था और जो वेस्टर्न एशिया पढ़ा था, इसके समकालीन ये 40 कंटेम्परेरी जनपद थे। महाजनपद भी बोल सकते हैं और ये जनपद भी बोल सकते और जना भी बोल सकते, आसपास में छोटे मोटे थे। समझ पा रहे हो? हमारे जो 16 महाजनपद थे, जो कुरु था, मगध था, इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था वो कौन सा था? जो महाजनपद था उभर के आया वो मगध था। समझ पा रहे हो? हमने ये पढ़ा। और ये बिग किंगडम कहलाया। किंगडम क्या होता है डियर? ऐसे क्षेत्र पे मतलब कब्जा कर लेना, जो जनपद थे उनको हरा के वो एक किंगडम के रूप में बोला गया। और अब आगे जो हम पढ़ेंगे, जो एम्परर होगा, जो अशोका एम्परर, मौर्यन एम्परर पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? उसको एम्परर क्यों बोला गया? क्योंकि वो किंगडम से भी ज्यादा कहीं ना कहीं फैला होगा, जो जीता हुआ है, जो जमीन है या लैंड है, समझ पा रहे हैं, उस पे शासन करना एक एम्परर बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा। ये किंगडम छोटा होता है एम्परर से। समझ पा रहे हो? हमने देखा था जो महाजनपद थे लिव नियर गंगा। समझ पा रहे हैं? जो हमने लेटर आर्यन भी पढ़े थे और अर्ली आर्यन भी पढ़े थे, जो कहाँ पे बसे थे आके, जो गंगा था, गंगा रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास में वो रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने वहां पे वाटर सोर्स मिला होगा। समझ पा रहे हो? और जो फर्टाइल लैंड थी, कहीं ना कहीं जो उनकी आर्मी रही होगी, जो सैनिक रहेंगे, उनके लिए ये फ्रूटफुल रही होगी। समझ पा रहे हो? और हमने पढ़ा था इसी महाजनपदों के समकालीन राजा और जो पृष्ठ थे उनके बीच में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण होते थे, उनकी जो जो वो अपनी बुकों में कुछ लिखते थे, ब्राह्मणी टेक्स्ट में कुछ जो 4 वर्ण दिए थे उनके खिलाफ, या जो राजा के समक्ष जो जनता ने जो अपोनेंट हुए, समझ पा रहे हो, जो ब्राह्मण के अपोनेंट, वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय की शक्ति को दबा रहे थे। और क्षत्रियों ने मिलकर फिर यहाँ पे 2 धर्म का निर्माण
होगा, जो ब्राह्मण टैक्स था उसके खिलाफ ये अपोनेंट करेंगे, समझ पा रहे हो। जो गौतम बुद्ध को पढ़ा था और जैन धर्म को पढ़ा था हमने, समझ पा रहे हो। इसके बाद में जो हमने जो बिग किंगडम पढ़ा था, जो मगध था, मगध की डायनेस्टी को हमने मतलब इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। ये जो आपको व्यू मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो सीक्वेंस वाइज सीरीज है उसको आप कंप्लीट कर पाओगे, ताकि आपको समझ में आते रहिए कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे जहाँ पे खत्म होगी, समझ पा रहे हो। फिर आपको इनको समझने के बाद में, जो एनसीईआरटी बेसिस पॉइंट समझने के बाद में जो मैथ्स बुक है आप उनको समझ पाओगे, इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो मगध किंगडम था और उसकी डायनेस्टी थी, वो पहली डायनेस्टी कौन सी हुई, हर्यका डायनेस्टी, समझ पा रहे हो। और जिसका टाइम पीरियड था 544 से लेके 444 के बीच में, जो उदयन था लास्ट, समझ पा रहे हो। इसका जो इसका रूलर था, समझ पा रहे हो। पहले हुआ बिंबिसारा, बिंबिसारा की मान के चलो, ये जो हर्यका डायनेस्टी जो पहला था बिंबिसारा, समझ पा रहे हो। ये इसके समकालीन, ये बुद्ध और जैन धर्म इसी के समकालीन थे, अजातशत्रु ये इसके समकालीन थे, समझ पा रहे हो। इनके पास में जब ये डायनेस्टी या फिर मगध जो किंगडम हुआ, ये क्या करने लगे, ये कहीं ना कहीं ये जो आसपास के जो किंगडम थे और जो महाजनपद थे, इन्हीं पर सुपरमेसी करने लगे, समझ पा रहे हो, जीतने लगे। और जो बिंबिसारा था, उनकी 3 पत्नियां थी और उसने 4 फोल्ड पॉलिसी को भी बताया था। वो 4 फोल्ड पॉलिसी वो थी कि मैट्रिमोनी रखना चाहिए, मतलब विवाह संबंधित प्रस्ताव जो आसपास के जो किंगडम थे उनके साथ में ये पॉलिसी बनानी चाहिए, समझ पा रहे हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो पोर्शन था, उसको उन्हें मजबूत रखा था। और उसने जीतने की जो पॉलिसी बनाई थी उसको रखा था। और जो फ्रेंडली रिलेशन थे, जो नियर बाय नेबर थे, जो किंगडम थे, उनके साथ में उसने नियर बाय फ्रेंडली रिलेशन रही। ये 4 फोल्ड पॉलिसी उसने उसके आधार पर बहुत सारे किंगडम को, मतलब इन जहाँ पे शादी हुई इसकी, जो मैट्रिमोनियल हुआ वहां पे, उनके आसपास का जितना भी क्षेत्र था उसके दहेज में उनको मिला, समझ पा रहे हो। एक एग्जाम्पल है, उसको काशी मिला था। इन जो पहली बीवी थी, जो डॉटर ऑफ कौशल, जो कौशल हमने महाजन पढ़ा था, जो कौशल की ये कौशल जो नरेश था उसकी ये डॉटर थी पहली तो। और जो दूसरी थी चेलना, हमने पढ़ा था, जो चेटक था। जो लिच्छवी संघ, जो हमने जैन धर्म को पढ़ा था, जो लिच्छवी संघ के वो थे, ये कहीं ना कहीं इसके रिलेशंस में ये आती है, समझ पा रहे हो। ये मान के चलो, ये जो चेटक की बहन थी। और जो तीसरी थी वो पंजाब का एरिया जो चीफ था उसकी बीवी थी, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो मैट्रिमोनियल जो प्रस्ताव था उसी के आधार पे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो लैंड को है वो कहीं ना कहीं एज ए किंगडम के रूप में बना लिया, समझ पा रहे हो। जीत के भी और मैट्रिमोनियल के भी आधार पे भी उसने बहुत सारे जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था, समझ पा रहे हो। इसके बाद में जो इसका पुत्र था, और जो लिच्छवी जो चेटक थी, राजा चेटक की बहन थी चेलना को यहाँ पे अजातशत्रु इसका पुत्र हुआ उससे, समझ पा रहे हो। और ये अजातशत्रु बहुत कट्टर था, समझ पा रहे हो। उसने जो आसपास के क्षेत्र को बहुत सारा हड़प लिया था। फिर उदयन हुए, उदयन के बाद में जो इसके बाद में हर्यका डायनेस्टी के बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आती है, जो इस पीरियड तक रहती है 444 से लेकर 367 बीसी तक। इसका जो शासक होगा वो कालाशोक थोड़े समय के लिए रहेगा। फिर यहाँ पे जो लास्ट डायनेस्टी होगी मगध की, जो नंदा डायनेस्टी है, उसमें जो महापद्मनंद थे, जो शिशुनाग डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे, उसको हरा के ये नंदा डायनेस्टी स्थापित होगी। बाद में जो इसका जो अंतिम रूलर होगा, जो घनानंद बोलते हैं जिसको, इसी के समकालीन दोस्तों इसने इस मगध को बहुत मतलब एक्सप्लोर किया था, नंद डायनेस्टी। इसके पास में जो मिलिट्री पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमिक पावर भी बहुत ज्यादा थी इसके पास में, जो पॉलिटिकल एरिया था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। इन दोस्तों ने मतलब ये जो ये किंगडम थे, इन्होंने धीरे धीरे इस मगध को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर दिया था, समझ पा रहे हो।
और इसके बाद में जो गणानंद था, गणानंद में एक स्टोरी है जो आपने कौटिल्य की पढ़ी होगी, समझ पा रहे हो। जो कौटिल्य था इसका कोर्ट कभी हुआ करता था, इसने लज्जित होकर उसको निकाल दिया था। फिर बाद में वही कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य एम्पायर का जो शासक बनेगा, उसको छोटे से बच्चे के साथ में इसको गणानंद को हराएगा। फिर बाद में यहाँ पे मौर्य एम्पायर का जन्म होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें हम मौर्य एम्पायर में पढ़ेंगे, जो इसका जो मौर्य एम्पायर है वो 183 BC तक के एंड में जाएगा, समझ पा रहे हो, यहाँ तक चलेगा। और फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में फिर बिंबिसारा है, बिंबिसारा के बाद में अशोक। जो पढ़ने वाले हैं वो अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम अशोक या फिर मौर्य एम्पायर से रिलेटेड हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात और है, जो नंदा डायनेस्टी थी, जो लास्ट वाली थी, जो मगध की, जो मगध का जो नंद डायनेस्टी थी, इसके समकालीन जो इन्वेजन हुआ था ईरानियों का, समझ पा रहे हो, और मैसेडोनियन। आपने अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर महान का, वो इसी फेज में यानी नंद डायनेस्टी के उसमें फेज में यहाँ पे इन्वेजन होगा, समझ पा रहे हो। और इसके बाद में फिर मौर्यन एम्पायर होगा। मौर्यन एम्पायर में हम अशोका से रिलेटेड हम पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट थे आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे रही है, महाजनपद कब तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। हम पढ़ रहे हैं फेज अबाउट 600 BC से लेके 200 BC, यानी इसके समकालीन, अशोक के समकालीन चला जाएगा, समझ पा रहे हो। हाँ आइए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे जो अशोक था, वो यहाँ पे जो मौर्यन एम्पायर था उसकी इकोनॉमिक पावर कैसी थी, वहाँ पे राजा कैसे कहाँ तक व्यापार करते थे, वहाँ की सोसाइटी कैसे थी, वहाँ की इकोनॉमिक पावर क्या थी, पॉलिटिकल स्तर पे कैसा था, वो इसमें जो बेस पॉइंट होंगे उनको पढ़ पाएंगे। और जो बाकी है, जो डीप है, आप मैथ बुक्स में पढ़ सकते हो। आइए दोस्तों चलते हैं। आइए दोस्तों, जो किंगडम होते थे, किंगडम टू एम्परर, ठीक है, जो महाजनपद थे वो कहीं ना कहीं, इसका जो मगध था, मगध का एरिया था, वो कहीं ना कहीं किंगडम कहलाते थे, समझ पा रहे हो। और किंगडम को और बड़े स्तर पे जीत लेना, किसी लैंड को, समझ पा रहे हो, वो एम्परर बन गया। जैसे अशोक महान ने, जैसे ये जो मैप है आपके सामने, जो रफली मैप है, इस इंडिया के यहाँ तक साउथ गोदावरी और कृष्णा जो है, इसके एरिया तक आने के बाद में जो साउथ का एरिया है उसको छोड़ दे और ईस्टर्न का भाग छोड़ दे, तो इसने यहाँ से कंधार, तक्षशिला वगैरह जितने भी हैं इस जिन के एम्परर थे उनको सब में मिला लिया था। इसलिए ये बहुत बड़े स्तर पे एम्परर कहलाया, समझ पा रहे हो। ये एम्पायर बोला गया इसको, ए बिग किंगडम कॉल्ड एज ए एम्पायर, समझ पा रहे हो। और इस जो महान जो अशोक राजा था, उसने जो अपनी कहानी थी, कहीं ना कहीं जो सरनाथ था, सारनाथ जो यूपी का है, वो उसमें स्टोन पिलर पर वो अपनी कहानी पर जैसे जो कार्य करवाता था। और समझ पा रहे हो, उन्होंने इसको जो सारनाथ पे लाइन कार्व्स इंस्टॉल किया गया था, जो आज हमारे पास में जो हमारे देश के साथ में एक सिंबल भी है। आई होप दोस्तों आप जानते होंगे उसको, समझ पा रहे हो, जो हमारे इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो। और जो ये इंस्क्रिप्शन लिखवाता था डियर, और इंस्क्रिप्शन वर कार्व्ड एन ए पिलर, और ये कहीं ना कहीं जो पिलर होते थे, समझ पा रहे हो, उनपे खुदवाना, कार्व का मतलब होता है खुदवाना, इंस्क्रिप्शन के रूप में। और उसको क्या बोलते थे, अशोकन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब वो, मतलब पिलर पे भी और रॉक सरफेस पे भी वो कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन के अपनी जो महान कहानियां थी, या फिर जो वहाँ की सोसाइटी थी, उसने क्या क्या किया, उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उन्होंने किन किन एम्पररों को अपने अंडर में ला लिया, तो वो जो कहानियां थी वो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो पिलर थे और रॉक सरफेस पे थे उनको लिखवाया करता, समझ पा रहे हो। ताकि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, जैसे आज हम हैं अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने दिमाग लगाया था। जो उनके कोर्ट में जो सैनिक होते थे या फिर जो पदाधिकारी होते थे, उनके द्वारा ये रोक
जो इंस्क्रिप्शन थे ये लिखवाए गए थे, ताकि ये चाहता था कि जो आने वाली पीढ़ी है वो मेरा नाम इतिहास में पढ़ा जाएगा। समझ पा रहे हो, इस कारण से वो पिलर और रॉक सरफेस पे इंस्क्रिप्शन लिखवाता था। और इसका जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था जो रॉक इंस्क्रिप्शन का, वो सारनाथ था। सारनाथ से हमने लाइन जो है वो यहाँ पे किया था, जो आज हमारा सिंबल भी है। समझ पा रहे हो, जो अशोक था उसके जो ग्रैंडफादर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ा था, उसने इस एम्परर यानी मौर्यन डायनेस्टी को बनाया था। समझ पा रहे हो, को फाउंडेड किया था 2350 ईयर को पहले। समझ पा रहे हो दोस्तों, और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा था, नंद डायनेस्टी के जो गणानंद थे उसको हरा के ये अशोकन एम्पायर को, यानी अशोकन बोल रहा हूँ, जो मौर्यन एम्पायर था उसको फाउंडेड किया था। आई होप दोस्तों इसको आपने समझा होगा। जो मौर्यन फेज था उसमें जो बहुत सारी सिटी हुआ करती थी, जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला तो देखो दिए, जिसमें ये जो अफगानिस्तान के जो ऊपर एरिया है सिंध वाले ऊपर में, समझ पा रहे किसको तक्षशिला बोलते थे, जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान में है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे रावलपिंडी वगैरह और अफगानिस्तान का जो एरिया है, अब तक तक्षशिला कहाँ पे, पाकिस्तान में। और तक्षशिला तक जीता इसने, जो यहाँ पे जो एम्परर था उसको हरा के। और उज्जैन था, उज्जैन को हमने यहाँ पे देखा था। समझ पा रहे हो, ये जो एक पाटलिपुत्र तो जो आज प्रेजेंट पटना है, जो बिहार के आसपास का जो गंगेटिक प्लेन में है, उसको तो उसने कैपिटल बना के रखा था। समझ पा रहे हो इन। और जो तक्षशिला था, तक्षशिला का मतलब देखिए ये वाला एरिया, इन्होंने क्या किया था, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंक्लूडिंग गेटवे बनाया था इन्होंने, ताकि जो ट्रेडर किया जा सके, यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना है वो कहाँ तक फैले। यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के ऊपर वाले जो हैं, जो जैसे चाइना है, यो मंगोलिया है, या फिर जो रशिया के साथ में जितने भी एशिया के साथ कंट्री लग रहे हैं, वो रशिया के साथ में जो एशियन कंट्री लग रही है उसके साथ में से जो यूनिटी हुई थी राजाओं के, उसके साथ में ट्रेडेड किया जा सके, या फिर कोई भी काम करना है वो फ्रेंडली रिलेशन बनाने हैं, तो इससे वो उन्होंने गेट पास कर दिया। वो वेस्टर्न एशिया में भी जा सकते हैं और सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्ट थी इसका जो गेट था। समझ पा रहे हैं, ताकि और जो उज्जैन था वो कहीं ना कहीं जो साउथ में था, जो साउथ का जो एरिया बचा हुआ था, इसके राजाओं के साथ में संबंध बनाने के लिए, या फिर नीचे जो इंपोर्ट करना है या फिर कुछ काम करना है, तो उसके लिए ये गेटवे रूट बनाया था। समझ पा रहे हो, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ यहाँ से देखो, अगर इसकी पाटलिपुत्र यहाँ पे पटना में, तो गेटवे ऊपर से ऊपर भी जा सकता है नॉर्थ की साइड में, और नीचे भी जा सकता है। समझ पा रहे हो, यहाँ गेटवे लगा है। समझ पा रहे हो, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो इन सिटी थी इनमें कौन कौन रहता था, इसकी जो सोसाइटी थी उसमें जो मर्चेंट थे, समझ पा रहे हो, जो ट्रेडर थे, कहीं ना कहीं वो उसकी जो एम्परर था उसमें जो रिसोर्स थे वो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रेड किया करते थे। समझ पा रहे हो, और जो ऑफिशियल था उसकी आर्मी की तारीफ की जाती है। समझ पा रहे हो, जो क्राफ्ट पर्सन थे वो तरह तरह के क्राफ्ट बनाते थे। समझ पा रहे हो, और इसमें जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था और पॉलिटिकल था, वो दोनों उच्च तरीके थे, तभी तो इतना बड़ा एम्पायर ने खड़ा कर दिया। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड करता था, जो ईरानियन के साथ साथ में, जो यहाँ पे जो ग्रीस के इसके समकालीन जो भी राजा हुआ करते थे, इनके साथ में बहुत सारे इसके अच्छे संबंध थे। ये जो अपने राजदूत थे वो एक दूसरे से भेजा करते थे इनके कोर्ट में, और इसके जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट रीजन में होता था, जैसे फूड होता था, कल्चर होता था, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ पहनते थे। समझ पा रहे हो, और मतलब इनकी जो कहने का मतलब है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग था इसका एरिया, इसलिए वो महान राजा कहलाए। समझ पा रहे हो, और दोस्तों जब नंद डायनेस्टी को हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी सहायता किसने की थी, जो चाणक्य था, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो चाणक्य था और कौटिल्य था,
ये इसके नंद डायनेस्टी के दरबार में कोर्ट कवि हुआ करता था, समझ पा रहे हो, यानी एक बड़े पद का अधिकारी होता था। इसका अपमान हुआ था यहाँ पे, फिर इसने ये कसम खाई थी कि मैं तेरे साम्राज्य को यानी नंद डायनेस्टी को खत्म कर दूंगा। फिर एक जो जवान युवा था जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी सहायता से इसने इस नंद डायनेस्टी को खत्म करवा दिया था और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। आइए दोस्तों, और इसकी जो कहानियां थी चंद्रगुप्त मौर्य की या फिर जो मौर्य साम्राज्य की जितनी भी कहानी थी, उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, समझ पा रहे हो, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पे आधारित थी। इन्होंने इस मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा था, उसने कौन कौन सी लड़ाई की, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने किस प्रकार से उसको नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया, और इसकी जो सेनाएं थी, इसकी जो आर्मी हुआ करती थी, पॉलिटिकल क्षेत्र सोसाइटी कैसे होती थी, इसके बारे में इसने लिखा हुआ, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप आपको ये सिनेरियो अच्छा लगेगा, आई होप ये समझ में आया भी होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसने इस जितने भी ये महाजनपद थे या फिर जितने भी एम्पायर थे आसपास के, इन्होंने को सभी को इन्वेटर कर लिया था इन्होंने, समझ पा रहे हो, जीत लिया था। फिर इन्होंने अपने पूरे भारत को ही जीत लिया था, लेकिन ये साउथ को नहीं जीत पाया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया जाता था जो साउथ का था वो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका का जो एरिया था या जो भी यहाँ पे जो एम्पायर रहता था वो काफी मजबूत था, उसकी जो सेना थी नेवी सेना थी, उसको वो जीत नहीं पाया कभी भी, समझ पा रहे हो। फिर वो उड़ीसा के साइड में यहाँ पे इन्वेटर करता है, तो वहाँ पे जो कलिंग राजा था उसने उसको कहीं ना कहीं हाथी को मतलब इंपोर्ट करवाने के लिए बात बोली, उन्हें मना करने पर फिर उड़ीसा को भी इसने जीत लिया था कलिंग युद्ध में। फिर बाद में उन्होंने इतनी ज्यादा किलिंग कर दी तो उसका जो मन था वो बदल गया, फिर उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, समझ पा रहे हो। फिर कहीं ना कहीं वो अपने ब्राह्मण की दिनचर्या को जीतने लगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे आसपास में जो राजा हुआ करते थे वो कहीं ना ऐसा सोचे कि जो अशोक महान सम्राट राजा है कहीं ना कहीं वीक पड़ चुका है, क्यों ना इस पे आक्रमण करें। लेकिन शेर तो शेर होता है, वो कभी भी इस तरह सोचता था कि अगर दोबारा से आक्रमण होता है मैं दोबारा से अपनी तलवार को या फिर अपने साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ, वो इतनी ताकत रख सकता। वो आसपास के जितने भी एम्पायर थे वो उससे डरते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कोपनाक था उसका। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर इसके जो आगे फिर इसके सक्सेसर हुए कहीं ना कहीं वो कमजोर साबित हुए और जो आसपास के जितने थे उन्होंने उसको दबा दिया। बाद में फिर जो गुप्ता एम्पायर होगा बाद में, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका शिफ्ट हो जाएगा रूल। इसके बाद में मान के चलो छोटे मोटे जो मौर्यन से आगे छोटे मोटे जो एम्पायर होंगे, फिर जो बड़े स्तर पे बाहर निकल के आएगा वो था गुप्ता एम्पायर, समझ पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं अशोक सम्राट के समक्ष इतना ही साम्राज्य को बना पाएगा इसी क्षेत्र में, समझ पा रहे हो। इसके बाद में आए हम बाद में बड़ी जो क्लास होंगी उसमें देखें कौन कौन से जो मौर्यन डायनेस्टी के बाद में क्या कौन कौन जो एम्परर आए या फिर जो डायनेस्टी थी वो आई थी। आई होप दोस्तों ये जो टॉपिक था बिल्कुल क्लियर हो चुका आपके लिए। आइए दोस्तों, जो ये एम्पायर होता है ये किंगडम से कैसे डिफरेंस होता है। जो एम्पायर होता है हमने पढ़ा था वो लार्जर देन किंगडम होता है, समझ पा रहे हो। अगर लार्ज हुआ, मान के सोच के देखो, जो किंगडम होता था वहां पे लेस आर्मी थे, लेस रिसोर्स थे, समझ पा रहे हैं, उनको सैलरी कम देनी पड़ती थी। अब क्या होगा, नीड मोर रिसोर्स की जरूरत होगी और जो प्रोटेक्शन बाय आर्मी थी उसकी ज्यादा होगी, समझ पा रहे हो। अगर आर्मी ज्यादा होगी तो उनको नंबर ऑफ ऑफिसर होंगे ज्यादा होंगे और कहीं ना कहीं उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी ज्यादा, और फिर ज्यादा सैलरी देने के तो वहां पे कलेक्ट जो जो टैक्स था वो कहीं ना कहीं ज्यादा लेना पड़ेगा। और ये टैक्स कहाँ से आता था, जो फॉरेस्ट में पीपल रहते थे, जिन एरिया को कैप्चर किया गया था वहां से वो टैक्स इकट्ठा होता था। आई होप दोस्तों एम्पायर बड़ा हुआ तो एम्पायर की जो नीड होंगी वो ज्यादा होंगी। डायनेस्टी क्या होती है ये, when member of the some family became rule and often another, समझ पा रहे हो। ये क्या होता है, एक ही फैमिली का जो फादर होता है उसका पुत्र ही कहीं ना कहीं उस शासन पर राज करेगा, उसको कहीं ना कहीं, और दूसरे जो अनदर होते थे उस पे वो डायनेस्टी कहलाती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जैसे हमने देखा था जो मौर्य डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका सन जो बिंदुसार था वो हुआ, फिर उसका पुत्र अशोका हुआ। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से जो हायरार्की है इसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो रूलिंग ऑफ द एम्पायर था, मान के चल जो इस मौर्य डायनेस्टी में वो कैसा था, वो एम्पायर किस प्रकार से मतलब रूलिंग करता था। ये जो एरिया था अराउंड पाटलिपुत्र, यानी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, हमने देखा था जो उज्जैन था और यहाँ पे तक्षशिला था, उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं वो यहाँ पे ही पाटलिपुत्र से कर देता था। समझ पा रहे हो? लेकिन जो जहाँ पे जो इन्वेजन के तौर पे जीता गया था वो एरिया वहीं पे कहीं ना इस उस ऑफिसर का वहाँ पे चीफ बना दिया जाता था और उसको कंट्रोल कहाँ पे उस राजा के द्वारा किया जाता था कंट्रोल। समझ पा रहे हो? और अपॉइंटमेंट किए जाते थे ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल लिविंग इन विलेज एंड टाउन। समझ पा रहे हो? अगर आर्मी और नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हुआ तो टैक्स कहाँ पे करते थे? वहां पे आसपास में विलेज था और टाउन एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में। समझ पा रहे हो? अगर ये मान के चलो जो ऑफिशियल मेंबर होकर थे, जो अपॉइंटमेंट होते थे, जो टैक्स के लिए भेजे जाते थे टैक्स लेने के लिए, अगर वो राजा का डिसओबे करता तो कहीं ना कहीं वो पुनिष्ट होते थे, वो लोगों को पुनिष्ट भी करते थे। समझ पा रहे हो? किसी आदेश को नहीं माना तो। और जो अदर प्रोविजन एरिया था, मान के चल जो प्रोविजन थे, उनमें रूल एक ऑफिशियल कैपिटल बनाई जाती थी। समझ पा रहे हो? जैसे कोई रूल जीता, जैसे तक्षशिला है, तक्षशिला जीत लिया, उसकी जो कैपिटल थी उसको बना लिया। उज्जैन है, उज्जैन की कैपिटल बना ली। जो आसपास के जितने भी इन्होंने इन्वेडर किया वहां पे एक तो वहां पे चीफ रखा। समझ पा रहे हो? उसको संभालने के लिए, और उसका अलग से कैपिटल भी का भी नाम दिया गया दोस्तों। और इसमें क्या था, जो सुपरविजन था वो ऑल एम्परर इन हेल्प ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली लाइक सीनियर मेंबर। जो इस एम्परर में जो सीनियर मेंबर था, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, कहीं ना कहीं वो उस एम्परर को संभालता था। किसके कहने पे? राजा के अंडर कंट्रोल में। और जो सैलरी होती थी उनको, जो ऑफिशियल थी उनको दिया जाती थी, जो आर्मी थी उनको भी ऑफिशियल जो सैलरी थी वो नियत रूप से दी जाती थी। दोस्तों ये थे बेसिक पॉइंट, हमने इसको बेसिक पे ही जाना है। जो जो वास्ट सिलेबस होगा कहीं ना कहीं जो मेंस बुक होंगी उसमें क्लियर किया जाएंगे। जो नो वास्ट एरिया बिटवीन, जो एरिया था, जो दूसरे चीफ उस पे मतलब कंट्रोल करते थे, वो कहीं ना कहीं राजा भी कर लेता था। और जो दूर होते थे वो कहीं ना कहीं वहां पे चीफ छोड़ दिए जाते थे कंट्रोल करने के लिए। समझ पा रहे हो? और यहीं से राजा जो ऑफिशियल मेंबर होते थे वो रोड को कंट्रोल कर लेते थे, रिवर को भी, कलेक्शन रिसोर्सेज जैसे टैक्स और ट्रिब्यूट है, वो ट्रिब्यूट फॉरेस्ट से भी आती थी, या जो जंगल में जो ट्राइब रहती थी कहीं ना कहीं वो लकड़ियां वगैरह जो भी जो रिसोर्सेज होते थे वहां से टैक्स के रूप में लेते थे। आई होप दोस्तों ये सिनेरियो समझ में आया होगा। जो जो ये लार्ज एम्परर था, इन डिफरेंस पार्ट पर रूल डिफरेंट रूप से रूल किए जाते थे, क्योंकि कल्चर अलग था, क्लोथ भी अलग पहने जाते, तो इस प्रकार से वो डिफरेंटली रूल किया करते थे। समझ में आया दोस्तों? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं डियर। जो एम्परर होता था एंड कैपिटल सिटी, इसमें क्या था, जो ग्रीक का रूलर था, जो वेस्ट एशिया में जो सेल्यूकस निकेटर था उसका जो रूलर, उसने क्या था, इस मौर्यन एम्पायर में एम्बेसडर को भेजा था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट में था उसने मेगास्थनीज दूत को भेजा था। उस दूत ने एक बुक लिखी थी जो उसका नाम था इंडिका। आई होप दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। इंडिका बुक किसने लिखी थी? समझ पा रहे हो? इस अकाउंट में उन्होंने इस मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था, जिसने उस टाइम पे उसने देखा था। समझ पा रहे हो? वो क्या था, वहां पे टैक्स कलेक्शन कैसे होता था? समझ पा रहे हो? टैक्स रेगुलर होता था, और जो आर्मी थी वो विशाल होती थी। समझ पा रहे हो? रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, और सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 7। इस बुक में उसने उस वहां की जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसने 7 डिवाइडेड भागों में बांटा था। वो जो मैन क्लास होगी उसमें बताएंगे दोस्तों। जो फॉरेस्ट पीपल थे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट
इंक्लूड करते थे जो टैक्स के रूप में। मान के चलो जो फॉरेस्ट में जो ट्राइब एरिया जो राजा थे या जो बंदी बनाए हैं उनको जीता हुआ एरिया था, वहां पे वो व्यक्ति क्या करते थे, एलिफेंट प्रोवाइड करवाते थे, हनी प्रोवाइड, टिम्बर था, प्रोटेक्शन था, जो रिसोर्स भी होता था जो जंगल से, वो टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं रेगुलर आ रहा था। उसने इस बुक में बताया था। समझ पा रहे हो दोस्तों। जो इसका जो मौर्यन एम्पायर का जो हमने अशोक की बात की थी वो एक यूनिक एम्पायर था। समझ पा रहे हो। वो क्या करता था, जो इसका मोस्ट रूलर था जो फेमस था वो अशोका था। और जो फर्स्ट रूलर था जिन्होंने इंस्क्रिप्शन को लिखवाए थे इन प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। समझ पा रहे हो। और फर्स्ट रूलर था जिसने जो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपने जो मैसेज थे वो दूसरे लोगों को बताया। समझ पा रहे हो। फिर उसने जैसे ही कलिंग युद्ध किया, जो उड़ीसा था, कलिंगा युद्ध था, जो इसका नाम था कलिंगा का जो एशियंट नाम होता था, जो कोस्टल उड़ीसा का नाम था वो कलिंग होता था दोस्तों, कलिंगा। जो यहाँ के राजा थे, इसने एक बार एलिफेंट की मांग की थी और इस राजा ने उसको मना कर दिया था अशोक को। फिर उन्होंने जो उसकी जो साउथ की जो कैपिटल होती थी, हमें उज्जैन पता था, उसी रास्ते से इस क्षेत्र को कब्जा किया था उस राजा को हरा के। फिर उन्होंने बहुत सारा ब्लड सेड किया था। समझ पा रहे हो। और उस ब्लड सेड से फोर्टिफाइड वायलेंस के कारण फिर उसने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद में कोई वॉर नहीं लड़ूंगा। समझ पा रहे हो। और जितना भी जिन लोगों को उसने हराया था, जिन राजाओं को, उसका वापस क्षेत्र जो कंक्विस्ट लैंड था वापस कर दिया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला ऐसा राजा था जिन्होंने जीतते हुए जितने भी एम्पायर था वो वापस कर दिया था दोस्तों। फिर ये कहीं ना कहीं इसके सन्यासी बन जाने से, बौद्धिक बन जाने से, फिर बाद में ये क्या हुआ, जो आसपास के जो छोटे मोटे राजा थे कहीं ना कहीं हैवी हो जाते हैं, फिर बाद में इस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हो। लेकिन इसका इतना बड़ा खौफ था कि वो राजा कहीं ना कहीं इसके आसपास भी नहीं घूमते थे। आई होप दोस्तों ये कहानी थी अशोक राजा की, आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों, जो अशोक का जो धम्म था उसके बारे में पढ़ते हैं। ये धम्म डियर एक प्राकृतिक वर्ड है जो संस्कृत से एक टर्म के रूप में धर्मा को लिया गया है। समझ पा रहे हो। ये क्या था, ये जब जब कलिंग युद्ध हुआ, जब उस ब्लड सेड को देख के इन्होंने वचन लिया कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और वहां से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की तरफ, या जो जो धर्म था उसकी तरफ उन्होंने अपना धर्म भी बनाया साथ में। समझ पा रहे हो। उसने अशोक धर्मा जो डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, जो भगवान की मतलब पूजा नहीं करता था, लेकिन और ना ही वो परफॉर्मेंस कराता था सैक्रिफाइसेस के लिए। समझ पा रहे हो। उसने अपना धर्म बनाया, उसने अपनी टीचिंग जो अपनी लाइफ में जो किया वो लोगों को शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। समझ पा रहे हो। और जैसे ही उसने सोचा कि जो उसकी ड्यूटी है, जो मैं एक सब्जेक्ट तैयार करूंगा और इससे मैं लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूंगा। समझ पा रहे हो। फिर उन्होंने इस धर्मा के माध्यम से उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के, जिसको हम धर्मा महामात्य बोलते हैं, धर्म महामात्य बोलते हैं। वो फिर कहीं ना कहीं वो प्लेस टू प्लेस टीचिंग करते थे लोगों को। धर्म का जो ज्ञान था, पाठ है, उसको उसकी टीचिंग के बारे में लोगों को बताया। ठीक है। समझ पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन के रूप में भी रॉक और पिलर पर एडिक्ट करवाता था, हमने देखा था। समझ पा रहे हो। और वो ऑफिस अपॉइंट करता था ऑफिशियल पर्सन टू रीच मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट। और वो अपॉइंट भी करता था जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनके लिए, वो उनको पढ़वाने की व्यवस्था भी करवाता था। जो रॉक एडिक्ट थे डियर, वो कहीं ना कहीं लगभग आई थिंक वो जो टीचिंग प्रैक्टिस थी उनके जो मेंस बुक में होगा, जो रॉक एडिक्ट थी, हमने देखना उनके बारे में पढ़ना है। ये हमारा बेसिक था। समझ पा रहे हो दोस्तों। वो जो मेंस बुक में होगा उसकी रोडी क्या थी, जो टीचिंग थी, समझ पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं हमारे को मेंस बुक में लिखा होगा। समझ पा रहे हो। इन इंस्क्रिप्शनों की संख्या लगभग 39 थी डियर। जैसे मेजर रॉक एडिक्ट था, माइनर रॉक एडिक्ट था। समझ पा रहे हो। और जो पिलर था उस पे लिखवाते थे, माइनर पिलर था। समझ पा रहे हो। और ये सेपरेट रॉक पे भी लिखवाते थे। कहीं ना कहीं जो पिलर थे
वो जो 13वां जो रोग एडिट किया था, उन्होंने कलिंग वार को वर्णन किया, समझ पा रहे हो। उन्होंने पशुओं के जो जो मेडिकल थी ट्रीटमेंट, उसके बारे में लिखा। ये आई होप दोस्तों जो मेंस बुक होंगी उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसने जो मैसेंजर थे अब्रोड तक भेजे, जैसे सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस और श्रीलंका है। श्रीलंका में उसने अपने डॉटर और पुत्र को भेजा था। आई होप दोस्तों आगे मिलेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये थी बेसिक। आई होप दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।